जोहार साथियों, इस वीडियो में मैं कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में आदिवासियों के बारे में एक रेफरेंडम होना था, उसकी जानकारी दी थी। उसमें रेफरेंडम हो गया है, उसका क्या रिज़ल्ट हुआ और उसका आगे क्या कंसिक्वेंस होगा, इसके बारे में इसमें हम लोग जानकारी साझा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनस वॉइस रेफरेंडम यानी ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी आवाज़ जनमत संग्रह 14 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया था। मतदाताओं से पूछा गया कि क्या आप ऑस्ट्रेलियाई संविधान में बदलाव को मंजूरी देते हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों को अबोरिजिनल एंड टोरस स्ट्रेट आइलैंडर वॉइस नामक एक निकाय के रूप में मान्यता देगा, जो आदिवासी और टोरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए संसद और राष्ट्रमंडल की कार्यकारी सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। रेफरेंडम का क्वेश्चन और प्रस्तावित परिवर्तन की घोषणा 23 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ द्वारा दी गई थी। जनमत संग्रह के लिए औपचारिक रूप से संविधान परिवर्तन यानी अबोरिजिनल एंड टोरस स्ट्रेट आइलैंडर वॉइस बिल 2023 सदन में अप्रूव किया गया, जिसे 30 मार्च 2023 को अटॉर्नी जनरल मार्क्स ड्रेफस द्वारा संघीय संसद में पेश किया गया था। विधेयक को प्रतिनिधि सभा द्वारा 31 मई 2023 को पारित किया गया था और सीनेट द्वारा 19 जून 2023 को पारित किया गया। अल्बनीज़ द्वारा 30 अगस्त 2023 को जनमत संग्रह की तारीख की घोषणा की गई थी। 11 सितंबर 2023 को गवर्नर जनरल डेविड हार्ले ने ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग को रिट जारी करके औपचारिक रूप से जनमत संग्रह कराने की शुरुआत की। संविधान में संशोधन की ये प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया में अपनाई जाती है। भारत जैसा नहीं कि सरकार बहुमत में है तो कुछ भी संशोधन यहाँ कर देती है। जैसे FRA यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में 2023 का संशोधन 5वीं अनुसूची के आलोक में गलत है, क्योंकि FRA 2006 आदिवासी इलाकों के लिए ही तो बना है और जब तक 5वीं अनुसूची में संशोधन नहीं होगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट में संशोधन कितना सही है कहा नहीं जा सकता है। संविधान में 5वीं अनुसूची की भावना के मद्देनज़र इसे अदालत में चुनौती देकर खारिज करवाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनस वॉइस रेफरेंडम को राष्ट्रीय स्तर पर और सभी राज्यों में बहुमत से खारिज कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र संशोधन के पक्ष में मतदान करने वाला एकमात्र क्षेत्र था। (39.31% वोट आदिवासियों के पक्ष में आए, लेकिन 60.69% वोट आदिवासियों के पक्ष में नहीं हुए। चूँकि रेफरेंडम को पास होने के लिए 50% से ज़्यादा वोट चाहिए होता है, इस तरह से रेफरेंडम खारिज हो गया, जबकि 1.05% वोट इनवैलिड या ब्लैंक हो गए और कुल 78.95% मतदान हुआ, जबकि मतदान कंपलसरी था। इस रेफरेंडम के लिए ऑस्ट्रेलिया ने $450 मिलियन का बजट रखा था। इसके लिए सरकार से ऑफिशियली पंपलेट भी जारी हुआ था। जो पार्टियां रेफरेंडम को सपोर्ट कर रही थी उसमें मुख्य रूप से ग्रीन्स, लेबर पार्टी जो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ की पार्टी है, लैम्बी, ये सब बड़ी पार्टियां थी। तो स्थानीय स्तर पर एनिमल जस्टिस, ऑस्ट्रेलियन डेमोक्रेट्स, डेमोक्रेटिक अलायंस, फ्यूजन, इंडिजिनियस एबोरिजिनल रीजन, सोशलिस्ट अलायंस, सस्टेनेबल ऑस्ट्रेलिया, TNL, विक्टोरियन सोशलिस्ट आदि थी। लेकिन लिबरल और नेशनल पार्टी जैसी बड़ी पार्टियों के विरोध के कारण यह रेफरेंडम ध्वस्त हो गया। यस के पक्ष और नो के पक्ष में ज़बरदस्त कैंपेन चला। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल ज़ोर शोर से हुआ। अपने पक्ष में मतदाताओं को किया गया, लेकिन नो के पक्ष में लोगों के पास मीडिया और सोशल मीडिया टीम के सपोर्ट करने के कारण ये ऐसा वातावरण बनाने में सफल हो गए कि आदिवासियों के लिए विशेष निकाय बनाने से बाकी ऑस्ट्रेलिया के लोगों को दिक्कत होगी। कई तरह से बाहर से आए ऑस्ट्रेलिया के लोगों को इन आदिवासियों के अधिकारों से मुश्किल पैदा होगी, इसीलिए रेफरेंडम को खारिज करने के पक्ष में लोग आ गए। इस रेफरेंडम के पास होने से ये ऑस्ट्रेलियन संसद और राष्ट्रमंडल की कार्यकारी सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व तो कर ही सकते थे, लेकिन उनके अलावा आदिवासियों के विकास के संबंध में और भी प्लानिंग थे, जैसे आदिवासियों पर रिसर्च करना हो या विकास और प्रतिनिधित्व संबंधी निर्णय के लिए यह निकाय कार्य करती। जैसे भारत देश में राज्य स्तर पर जनजातीय सलाहकार परिषद है, वैसा ही बॉडी वहाँ भी बनती। अभी संसद या प्रशासनिक इकाइयों में वहाँ के आदिवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण कई निर्णयों से वहाँ के आदिवासियों को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। ये अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार वहाँ के आदिवासियों को इंडिजिनस पीपल और देश का प्रथम नागरिक तो मानती है।
भारत में आदिवासियों को प्रथम नागरिक की मान्यता तो नहीं है, लेकिन संविधान में आदिवासी ना सही अनुसूचित जनजाति के रूप में जगह मिला हुआ है और आरक्षण के तहत कुछ हद तक प्रतिनिधित्व भी। ऑस्ट्रेलिया रेफरेंडम के पक्ष में होने से आदिवासी प्रतिनिधियों का चुनाव आदिवासी समाज ही करता, गैर आदिवासी नहीं कर सकते थे। और वॉइस यानी आदिवासी निकाय के सदस्य अपने टेन्योर में आदिवासियों के लिए जिम्मेदार या जवाबदेह होते, ना कि किसी पार्टी या सरकार के। आदिवासी निकाय के स्थापित होने से आदिवासियों की संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने में सहूलियत होती और प्रतिनिधित्व करने में महिलाओं और युवाओं को समान अवसर देने की भी बात थी। आदिवासी निकाय से अपेक्षा की गई थी कि वे अपने समुदायों से जुड़ें और उनकी ज़रूरतों का प्रतिनिधित्व करें। वॉइस या आदिवासी निकाय से ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर धकेले गए लोगों को न्याय दिलाने की बात भी थी और सभी गतिविधियों पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के तरीके से तय की जाती। आदिवासी निकाय को फाइनेंशियल अधिकार और वीटो का अधिकार नहीं मिलता। खैर, रेफरेंडम के खारिज होने से यह सब अधर में अटक गया। इसके सबसे बड़े पैरोकार खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ थे, जिन्होंने इस रेफरेंडम की अगुवाई की थी। क्योंकि वहाँ की संसद में उनका बहुमत नहीं है और गैर आदिवासी लोग, जो आज के समय ऑस्ट्रेलिया में बहुमत में हैं, ने एक अभियान चलाकर इस रेफरेंडम को गिराने की साजिश करी। इसी कारण से यह रेफरेंडम गिर गया। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में अब तक 45 रेफरेंडम हो चुके हैं, जिसमें 8 ही सफल हुए हैं। सैद्धांतिक रूप से यह भी बड़ी बात है कि संविधान के संशोधन के लिए वहाँ जनता का जनमत संग्रह जरूरी होता है। उस रेफरेंडम पर आगे कानून बनाने का काम संसद करती है। खैर, रेफरेंडम तो खारिज हो गया, लेकिन 2020 तक ऑस्ट्रेलिया की लगभग 40% भूमि पर आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के अधिकारों और हितों को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई थी और समुद्री अधिकारों पर भी जोर दिया गया था। विश्व के आदिवासियों के अधिकारों पर हम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं और 13 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवस, जो यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स यानी कि UNDRIP के द्वारा जनरल असेंबली में 13 सितंबर 2007 को पास कराया गया था। चूँकि ऑस्ट्रेलिया वहाँ के आदिवासियों को इंडिजिनस पीपल मानती है, इसीलिए आदिवासी अधिकारों की UN डिक्लेरेशन के आलोक में ही जल, जंगल और ज़मीन की मालकियत दे दी गई है। हमारे भारत में पहले तो हमें भारत सरकार आदिवासी नहीं मानती, दूसरा यहाँ की सारी ज़मीन का मालिक सरकार अपने को मानती है। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट समता जजमेंट में सरकार की ज़मीन आदिवासी इलाकों में नहीं है होने की बात बोलती है। इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आदिवासियों से संबंधित जानकारियाँ आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।